डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने शारीरिक विकास के नियम और शारीरिक विकास की परिभाषाओं के बारे में आपसे बात की। अब हम बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास यानी डिफरेंट स्टेजेस में किस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें लंबाई की बात करेंगे, वज़न है, और इसके अलावा दांत निकलने का क्रम क्या है, किस तरह से मांसपेशियों का विकास होता है, और सर्कुलेशन नाड़ी संस्थान का विकास किस प्रकार से होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की। तो अगर हम लंबाई को देखें तो नवजात शिशु जो होता है जब जन्म लेता है उस समय उसकी जो औसतन लंबाई होती है वो 19 से 20 इंच की होती है, परंतु कई बार हेरिडिटी कारणों से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं जिसके कारण से बच्चों की हाइट जो है उसमें भिन्नता हो सकती है। वह शिशु जिसका जन्म पूर्व या ये कह सकते हैं कि प्री मैच्योर होता है या बिफोर टाइम हो जाता है, उनकी लंबाई 16 से 17 इंच भी हो सकती है। और जन्म के समय लड़कों की लंबाई जो है लड़कों की अपेक्षा कर थोड़ी अधिक होती है। इसके अलावा जन्म के समय नवजात शिशु की जो लंबाई मुख्यतः वंशानुक्रम है, जातीय भिन्नताओं, रेशियल डिफरेंसेस तथा वातावरण जो कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा प्रभावित होती है। लंबे माता पिता जो होते हैं उनके जो शिशु होते हैं उनके जन्म के समय लंबाई ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कारक होते हैं जो नवजात शिशु की लंबाई और भार को प्रभावित करते हैं, जैसे माँ का जो आहार है, यानी सबसे पहले हम बात करें जो माँ का आहार है, न्यूट्रिशन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे गर्भकालीन अवस्था में माता का आहार अच्छी क्वालिटी का होता है या गुणात्मक और वजन भी औसतन अधिक होता है। परंतु यदि माता का आहार कम होगा या उनमें कई पोषक तत्वों की कमी होगी, जैसे कई बार एनीमिया हो जाता है या कई कैल्शियम की कमी होती है और विशेषकर प्रोटीन की कमी होती है, तो बालक की जो लंबाई और वज़न दोनों ही कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो शिशु की गर्भकालीन क्रियाशीलता होती है यानी फीटल एक्टिविटीज़ जो होती है, जो शिशु गर्भ में अधिक क्रियाशील होते हैं वे जन्म के समय दुबले पतले एवं कम वजन वाले होते हैं, क्योंकि इनमें क्रियाशीलता के कारण ऊर्जा का अधिक अपव्यय होता है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति भी कई बार शिशु की लंबाई और वज़न पर को प्रभावित करती है। जैसे नवजात शिशु की लंबाई और माता पिता की आर्थिक स्थिति पर जैसे हमने कहा निर्भर करता है। तो उसमें अगर माता पिता की आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत होती है, सुदृढ़ होती है, तो माता ज़्यादातर केसेस में होता है कि वो पौष्टिक आहार युक्त आहार लेती है, तो जिसके कारण से बच्चों की जो लंबाई है और वज़न है वो सही होता है। इसके अलावा सेकंड हम बात करें तो बचपन अवस्था जो है यानी 0 से 2 वर्ष है, वहाँ पर जन्म के प्रथम 2 वर्षों में शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति अत्यंत ही तीव्र होती है। इस कारण बालकों की लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। 4 माह का जो बालक होता है वो 23 से 24 इंच तथा 1 वर्ष में 28 से 30 इंच तक लंबा हो जाता है। अतः औसतन उसकी जो लंबाई होती है 2.5 से 3 इंच की उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। इसके अलावा 2 से 6 वर्ष में देखें तो यहाँ पर जो पूर्व बाल्यावस्था है, इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की जो गति होती है वो थोड़ी सी मंद हो जाती है और बालक यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता है। इस समय उसकी लंबाई औसतन 7.5 से 8 सेंटीमीटर की दर से हर साल बढ़ती है। 5 वर्ष का बालक अपने जन्म की लंबाई का दुगुना हो जाता है। इस समय उसकी लंबाई लगभग 35 से 40 इंच हो जाती है। इसके अलावा उत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष जो होती है उसमें भी बालकों की लंबाई धीमी गति से बढ़ती है। इसके अलावा जो दूसरा पीरियड होता है वयसंधि पीरियड या प्यूबर्टी पीरियड जिसे कहा जाता है, उस केसेस में लंबाई में वृद्धि बड़ी तीव्र गति से होती है। लंबाई में औसतन वृद्धि 3 इंच के हिसाब से होती है और 12-13 वर्ष की आयु को प्राप्त करते कई बार देखा है कि लड़कियों की हाइट और लड़कों की हाइट एकदम से लंबी हो जाती है। लड़कियां 58 इंच तक लंबी हो जाती है और लड़के जो होते हैं 18 वर्ष तक के जो लड़के होते हैं उनमें 66 इंच तक की लंबाई हो जाती है। और उसके बाद 18 वर्ष के बाद लड़कियों की जो लंबाई है उसकी में जो वृद्धि होती है वो अब रुक जाती है। और मगर लड़के कई बार क्या होते हैं इसके बाद भी इनकी लंबाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। अब ये भी देखा गया है कि कई बार जिन बालकों में परिपक्व होने की गति मंद होती है वे बच्चे उन बच्चों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं जिनकी परिपक्व होने की गति तीव्र होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हाइट है वो अलग अलग पीरियड में अलग अलग जो रफ्तार होती है वो अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं वज़न की। तो यहाँ पर जब हम वज़न को देखें तो नवजात शिशु जिसका वज़न जन्म के समय 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक का वज़न होता है और यहाँ पर 6 महीने में
उसका वज़न डबल हो जाता है और 1 साल में उसका वज़न तिगुना हो जाता है। तो इस तरह से उसकी जो वृद्धि है, वज़न में वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 1 से 2 वर्ष 1 माह से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा जो है 4 माह का स्वस्थ शिशु अपने जन्म के भार का दुगना वजन प्राप्त कर लेता है और 1 वर्ष में जैसे हमने कहा कि तिगुना वजन उसका हो जाता है। दूसरे वर्ष में वजन में वृद्धि की गति पहले के कंपैरिजन में, फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी धीमी हो जाती है। यानी इसका मतलब हमने देखा कि जो प्रथम 3 महीने प्रथम 6 महीने हैं उसमें जस्ट डबल हो जाता है और 1 साल में ट्रिपल हो जाता है। तो ये जो रेट होती है 1 साल तक रहती है, फिर थोड़ी धीमी हो जाती है, उसके बाद अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग वृद्धि दर होती है। क्योंकि इस समय बालक का अधिकांश ऊर्जा का जो व्यय होता है वो खेलने कूदने और दौड़ने भागने में होता है। 2 से 6 वर्ष तक के बालक के भार में वृद्धि जो है 3 से 5 पाउंड प्रति वर्ष होती है। 5 वर्ष के बालक अपने जन्म के भार से 5 गुना अधिक हो जाता है। अब उत्तर बाल्यावस्था को देखें तो लेट चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था में वजन की वृद्धि धीमी गति से होती है। 6-7 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में कुछ अधिक भारी होती है, परंतु 11-12 वर्ष की की जो अवस्था है उसमें लड़कियां जो है लड़कों के वजन से अधिक भारी हो जाती है। अब ये जो उत्तर बाल्यावस्था में जो वजन की वृद्धि है वसा के जमाव के कारण नहीं होती, अभी तो अस्थियों और मांसपेशियों में विकास के कारण होते हैं। बालकों की शरीर रचना भी उनके लिए उत्तरदायी होती है, जिसमें शरीर रचना को हमने यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया है: एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। इसके अलावा जो तीसरा जो है इम्पोर्टेंट, जिसमें यहाँ पर हम देखते हैं जो वज़न में वृद्धि है, यहाँ पर तालिका दी हुई है। इस तरह से जो वज़न में वृद्धि है इस प्रकार से दर्शाया गया है। अब बात करते हैं शारीरिक अनुपात की। तो एक वयस्क व्यक्ति का उसके जन्म के समय से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि उसका सिर जन्म के समय से 2 गुना, धड़ 3 गुना, बाहें 4 गुना एवं पैर 5 गुना बड़े होते हैं। पेशियाँ, अस्थियाँ एवं फेफड़े जो है लगभग 20 गुना बड़े होते हैं, जबकि आंखें, मस्तिष्क एवं कुछ दूसरे अंगों का विकास बहुत ही कम होता है, क्योंकि इन अंगों का विकास जन्म के समय नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्कों की से बिल्कुल भिन्न होता है। नवजात शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है तथा सिर एवं शरीर का अनुपात 1:4 होता है। वयस्कों में यह अनुपात लगभग 1:8 होता है। इस प्रकार नवजात शिशु में चेहरे एवं मस्तिष्क का जो अनुपात है वो 8:1 होता है, जबकि वयस्कों में यह अनुपात 2:1 होता है। अब हम बात करते हैं चेहरे के अनुपात की। तो यहाँ पर भी हम देखें तो शारीरिक विकास ऊपर से नीचे के क्रम में यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, यानी पहले ऊपर का विकास होता है उसके बाद नीचे का। अतः सिर के विकास के बाद चेहरे के अनुपात में विकास होता है। शिशु का सिर का आकार बड़ा एवं चेहरा छोटा दिखता है, क्योंकि इस समय उसके दांत नहीं होते, परंतु 5-6 वर्ष की अवस्था में चेहरा अधिक बड़ा दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण अस्थायी दांतों का निकलना होता है। तो बालक में अस्थायी दांतों के बाद स्थायी दांत के निकलने के कारण भी चेहरे के अनुपात में परिवर्तन दिखाई देता है। इसी तरह से नाक में हम देखें तो नाक शिशु के चेहरे के आकार एवं नाक नक्श में भी आनुपातिक रूप से परिवर्तन होते हैं। चेहरे पर नाक ही पहला अंग है जो सबसे पहले विकसित होता है। शिशु जन्म से लेकर 4-5 वर्ष की अवस्था तक बालक की नाक बड़ी एवं चेहरे से चिपकी हुई प्रतीत होती है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वहाँ हम देखते हैं कि बालक की जो नाक स्पष्ट और सुंदर दिखाई देने लगती है। इसी तरह से आंखों को देखें तो नवजात शिशु की आंखें आकार में पूर्व परिपक्व दिखाई देती है, मगर इनकी गतियाँ नियंत्रित नहीं होती है। दृष्टि का केंद्रीकरण जन्म के 6 से 8 सप्ताह के बाद होता है। 5 वर्ष की आयु तक नेत्र गोलक जो है यानी आई बॉल्स जो होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। धड़ का अनुपात यदि हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो धड़ का अनुपात है, चेहरे के बाद धड़ और कंधों का विकास होता है। जन्म के समय नवजात शिशु की गर्दन नहीं के बराबर होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि सिर धड़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे शरीर के सभी अंगों के आनुपातिक विकास में हाथ पैरों का विकास सबसे बाद में होता है।
जन्म के समय नवजात शिशु के हाथ पैर बहुत छोटे होते हैं, परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती है हाथ और पैरों की जो लंबाई बढ़ती है वे सीधे होते जाते हैं और 2 वर्ष की अवस्था तक हाथों की लंबाई में तेज़ी से वृद्धि होती है और जन्म के समय की लंबाई 60 to 70% तक अधिक लंबा हो जाता है। हाथों की तुलना में पैरों का विकास सबसे बाद में और मंद गति से होता है। जन्म के समय शिशु के पैर छोटे एवं मुड़े हुए होते हैं। 2 वर्ष की अवस्था तक पैरों का विकास जन्म की अपेक्षा 40% अधिक विकसित हो जाता है। इसके अलावा हड्डियां जो है, हड्डियों के विकास के अंतर्गत हड्डियों का आकार में वृद्धि होना, हड्डियों की संख्या में परिवर्तन होना और हड्डियों के संगठन में परिवर्तन होना शामिल होता है। हड्डियों में जो कठोरता होती है, ऑसिफिकेशन जो बोन्स का होता है, यानी कैल्शियम का जमा होना। हड्डियों में कठोरता मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज लवणों की उपस्थिति के कारण होती है। ऑसिफिकेशन के कारण हड्डियां कठोर और मजबूत हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो दांत, इसके बाद हम देखते हैं दांतों का। तो दांतों में यदि हम देखें तो जन्म के समय शिशु के मुंह में दांत नहीं दिखाई देते हैं, परंतु इनका निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भावस्था के तीसरे चौथे महीने से ही प्रारंभ हो जाती है, जब गर्भकालीन शिशु के जबड़ों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। यहाँ पर जो दांतों के जो निर्माण और विकास की प्रक्रिया 21 से 25 वर्ष तक की अवस्था तक चलती रहती है, जब तक कि बच्चे में अक्ल दांत या बुद्धि के दांत, जैसे हम विजडम टीथ कहते हैं, वो ना आ जाए। प्रत्येक बालक के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। पहली बार जो दांत निकलते हैं वो अस्थायी प्रकार के दांत होते हैं, जिन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है या दूध के दांत कहा जाता है। और दूसरे जो दूध के दांत जब टूट जाते हैं, उसके उपरांत जो दांत आते हैं वो परमानेंट या वो जन्म के जो है 6 से 8 महीने के बाद निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और अधिकांश बालकों में 2.5 से 3 वर्ष तक की अवस्था तक 20 अस्थायी दांत निकल आते हैं। ये आकार में छोटे और कम मजबूत होते हैं, परंतु दांतों का निकलना बालकों के स्वास्थ्य, पोषण और वंशानुक्रम, लिंग, प्रजाति आदि के कारकों पर भी निर्भर करता है। दांत निकलने का जो क्रम होता है मुख्यतः जैसे बचपनावस्था में केवल अस्थायी दांत ही निकलते हैं। इनके निकलने का जो क्रम है वो इस तरह से है। सबसे पहले निचले जबड़े के मसूड़ों के सामने की और 2 कृंतक दांत निकलते हैं, परंतु कुछ बालकों में सबसे पहले ऊपरी जबड़े के मसूड़ों के सामने की ओर 2 कृंतक दांत जो है वो निकलते हैं, परंतु ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि बच्चे के मामा पर ग्रह है, यानी ये कहावत है। तो कहावत है 8 से 9 महीने की उम्र में बालकों के ऊपरी जबड़े के मसूड़ों के सामने के 2 कृंतक दांत निकलते हैं, फिर निचले जबड़ों के 2 दांत निकलते हैं, तब ऊपरी जबड़ों में दांत निकलते हैं। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। 1.5 से 2 वर्ष तक की अवस्था में बालकों में 2 प्रच्छवर्णक यानी प्रीमोलर दांत निकले जबड़ों में तथा 2 ऊपर वाले जबड़ों में निकल आते हैं। कई बालकों में दूसरे वर्ष के अंत तक सभी 20 दांत निकल आते हैं, परंतु अधिकांश बालकों में ये जो प्रक्रिया है वो 3 वर्ष तक की अवस्था तक चलती रहती है। अब यहाँ पर हम देखें जैसे 6 वर्ष की बालकों में अब जो दांतों की संख्या है, स्थायी दांतों की संख्या जो है यहाँ पर हम देखते हैं तो 6 वर्ष तक की आयु में स्थायी दांतों की जो संख्या है वो 1 से 2 हो जाती है। 8 वर्ष की में 10 से 11 स्थायी दांत आ जाते हैं। 10 वर्ष की अवस्था तक 14 से 16, 12 वर्ष में 24 से 26 और इस तरह से देखिए 17 से 25 आयु में 32 दांत आ जाते हैं। लेकिन कई के अब हम देखें मांसपेशियों एवं वसीय ऊतकों के अनुपात का प्रभाव भी काफ़ी पड़ता है। तो जिन बालकों में मांसपेशियों में वसा का अनुपात जितना अच्छा होता है उनका व्यक्तित्व उतना ही अधिक प्रभावशाली दिखता है। वे खेलकूद में भी आगे होते हैं और अपनी क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है, थोड़ा सा लुक वाइज भी अच्छा होता है। और कई अध्ययनों से भी ये सिद्ध हुआ है कि लड़कियों की मांसपेशियाँ लड़कों की अपेक्षा अधिक लचीली, कोमल एवं कम शक्तिशाली होता है। लड़कों की पेशियाँ अधिक मजबूत एवं शक्तिशाली होती है। नाड़ी संस्थान के विकास की बात करें तो नाड़ी संस्थान के विकास में का जो बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह संस्थान है जिससे जीवन की सभी गतिविधियां संचालित और नियंत्रित होती है। तो गर्भकालीन अवस्था से लेकर शिशु जन्म के 3-4 वर्ष बाद नाड़ी संस्थान का जो विकास है अत्यंत ही तेज़ी से होता है। तत्पश्चात नाड़ी संस्थान के विकास की गति जो है धीमी हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन जो 250 ग्राम होता है,
जो भी परिपक्वावस्था तक आते आते 1250 से 1400 ग्राम हो जाता है। यानी जो मैच्योरिटी के बाद मस्तिष्क के वजन में 5 गुना तक वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखें तो गर्भावस्था में नाड़ी संस्थान के विकास तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या एवं आकार में वृद्धि के कारण होता है, जबकि जन्म के 3 से 4 वर्ष बाद नई तंत्रिकाएं कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है, बल्कि वे ही पुरानी कोशिकाएं विकसित होती रहती है जो गर्भकालीन अवस्था में अपरिपक्व होती है। जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार है बालक के शरीर के भार का 1/8 भाग होता है, जबकि 10 वर्ष की अवस्था में यह शरीर के भार का 1/18वां भाग, 15 वर्ष की अवस्था में 1/30वां भाग तथा परिपक्व अवस्था में 1/40वां भाग हो जाता है। जो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो हम बात करते हैं, जिसमें हृदय और रक्त नलिकाएं आती है। नवजात शिशु का हृदय अत्यंत कोमल, नाजुक और छोटा होता है। रक्त नलिकाएं भी अविकसित होती है, छोटी, पतली और सक्रिय होती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विशेषकर 6 वर्ष की अवस्था तक हृदय और रक्त वाहिनियों का विकास तीव्र गति से हो जाता है। इस अवस्था तक हृदय का जो भार होता है जन्म की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक होता है। 12 वर्ष तक की अवस्था तक हृदय भार जन्म की तुलना में 7 गुना और वयस्क अवस्था में पहुँचते पहुँचते 12 गुना तक बढ़ जाता है। इसी तरह से रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं जिनमें भी तेज़ी से वृद्धि होती है एवं हृदय और रक्त वाहिनियों के विकास से बालक के रक्तचाप, नाड़ी गति और शरीर के तापमान में भी परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर हम देखें जो रक्तचाप, नवजात शिशु का जो रक्तचाप काफ़ी कम होता है, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। 11 वर्ष तक की उम्र में बालक बालिकाओं का रक्तचाप में कोई अंतर नहीं होता, परंतु इसके बाद वह संधि की अवस्था से किशोरावस्था तक लड़कियों का रक्तचाप कुछ अधिक होता है। शरीर का तापक्रम जो है, शिशु के शरीर का तापक्रम वयस्कों की अपेक्षा थोड़ा अधिक यानी 98.2 से 99 फ़ारेनहाइट तक रहता है। नवजात शिशुओं का शरीर का तापक्रम प्रातःकाल कम एवं दोपहर तथा शाम को बढ़ जाता है। नाड़ी गति को यदि हम देखें तो शिशु में नाड़ी गति जो है वो काफ़ी तेज़ होती है, 120 से 150 प्रति मिनट होती है, जबकि वयस्कावस्था जो है वहाँ तक आते आते 65 से 70 या 72 प्रति मिनट हो जाती है। इसके अलावा शिशु जब रोता है, क्रंदन करता है तो नाड़ी की गति बढ़कर 218 से 220 तक हो जाती है। इसके अलावा जो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो इम्पोर्टेंट कारक है, जिसके अंदर हमने कहा कि हेरिडिटी है, न्यूट्रिशन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, संवेगात्मक डिस्टर्बेंसेस अगर होते